हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आने वाले कुछ समय में भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कैसे शेयर बाजार से लेकर रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर, हर एक सेक्टर के अंदर एक शानदार तेज़ी आने वाली है। एक साइलेंट वेव भी इसको कह सकते हैं, जिसके बाद आपकी कमाई, आपके खर्च का तरीका, आपके निवेश का तरीका, ये भी पूरे तरीके से बदलने वाला है। तो चलिए अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन की। एट्थ पे कमीशन लागू तो होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर कुछ इस कदर होने वाला है कि हर साल सालाना लाखों करोड़ों रुपए इकोनॉमी में आने वाले हैं, या यूं कहें कि लोगों की जेब में आने वाले हैं, ताकि वो ज़्यादा खर्च कर पाएं। तो क्या पूरा मामला है, ये समझेंगे प्रवीण सर से। प्रवीण सर, क्या पूरा मसला है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या कुछ कह रही है, इसको डिकोड कीजिए आप। नहीं, देखिए सिमरनजीत, एट्थ पे कमीशन को लेके बहुत सारी गहमा जी। गहमी ऑलरेडी चल रही है। अलग अलग संगठन, अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो अपनी डिमांड दे रहे हैं। आयोग मीटिंग्स कर रहा है, अलग अलग संगठनों के साथ मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। और अब उसमें जेपी मॉर्गन की जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जी। उसकी एक बड़ी रिपोर्ट सिमरनजीत आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि जब एट्थ पे कमीशन लागू होगा तो इकोनॉमी में पैसों की दरअसल एक तरह से अगर हम कहें तो बाढ़ जैसी आ जाएगी। जी। एक आम परिवार जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, उसका परिवार है, उसके हाथ में अच्छी खासी रकम यहाँ से आने वाली है। माना ये जा रहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एट्थ पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर जी। होंगी और पे आउट मिलेगा, पैसा जब परिवारों के पास आएगा, तो इकोनॉमी में सीधे तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए आने की यहाँ से उम्मीद है। और ओके। ये पूरे के पूरे, जैसा आपने कहा, जी। इकोनॉमी का पूरा जो हुलिया है, शक्ल है, वो दरअसल बदलने वाला साबित होगा। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 2008 में जब छठवां वेतन आयोग जी। लागू किया गया था, उसमें जो पैसा आया था वो तब तक का सबसे बड़ा अमाउंट था जो सीधे एक आम परिवार को सरकार की तरफ से मिला गया जी। था पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद। लेकिन अब जो पैसा सरकार देगी एट्थ पे कमीशन के जरिए, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा और अब तक का सबसे बड़ा सरकार का पे आउट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये होने वाला है। ओके। तो सर, हमने ये देखा, पढ़ा भी, इस रिपोर्ट में भी शायद इस बात का जिक्र है कि जब जब ये पे कमीशंस लागू हुए, चाहे बिल्कुल। वो पांचवा वेतन आयोग हो, छठा हो, सातवां हो, उसके बाद सेक्टर्स में कुछ कुछ चुनिंदा सेक्टर में शानदार तेज़ी भी आई है। तो इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि कब कौन सा आयोग लागू हुआ और उसके बाद कहाँ कितनी तेज़ी आई सर। नहीं, देखिए, इसमें बहुत दिलचस्प खुलासे किए गए हैं और भारत की इकोनॉमी किस तरह से बदली है जब जब जी। सरकार ने सीधा पैसा या डायरेक्ट, जो जिसको बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर हम छोटी जो स्कीमें हैं उसके लिए सरकार जिस जो टर्म यूज करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जब सरकार ने पे कमीशंस के लागू होने पे किया, तो इकोनॉमी की शक्ल सूरत किस तरह से बदली, जी। कंपनियों की शक्ल सूरत किस तरह से बदली, वो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बड़े दिलचस्प जो है वो बातें कही गई हैं। मसलन इसमें कहा गया है कि फिफ्थ पे कमीशन जब लागू किया गया 1997 में, उस वक्त केवल और केवल 2,500 रुपए की बेसिक पे में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई, एक आम जो केंद्र जी। सरकार का कर्मचारी था। लेकिन इसने भी लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों के जो जीवन स्तर का जो रहन सहन का स्तर था, उस सब में बड़े बदलाव किए। उस वक्त तक एक आम परिवार के लिए, एक जी। मिडिल क्लास परिवार के लिए कार खरीदना दरअसल एक बड़ा सपना था बिल्कुल। और तब लोगों पे इतने पैसे नहीं होते थे। लेकिन इस पे कमीशन ने, फिफ्थ पे कमीशन का जब पैसा आया, तो लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल खरीदने की हजरत कम से कम पूरी की यहाँ है। से जी। पूरी की। और यहीं से वो आंकड़े आते हैं जो ये बताते हैं 1997 के बाद सीधे 2000 में अगर आप देखेंगे तो मैं 2-3 साल के भीतर ये सेल्स सीधी डबल होकर 20 लाख पर पहुंच गई। इसी तरह अगर आप बात करें छठवें वेतन आयोग की जो 2008 में लागू किया जी। गया, उस वक्त तक लोगों के लिए एक कार खरीदना सपना हुआ करता था, जैसा हमने पांचवें वेतन आयोग के जी। संदर्भ में देखा।
लेकिन छठवें वेतन आयोग ने लोगों के कार खरीदने के सपने को सच किया। मारुति की जो बिक्री होती थी उसमें सरकारी कर्मचारियों की जो हिस्सेदारी थी वो उस वक्त तक 2007-8 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4% हुआ करती थी। 2011 वित्त वर्ष 2011 तक पहुंचते पहुंचते जब ये छठवें वेतन आयोग का पैसा आया जी। तो 2011 तक पहुंचते पहुंचते ये सीधा उछलकर आपका जो है वो 14% पे पहुंच गया और उसके बाद FY15 में ये बढ़कर सीधा 17% पहुंच गया। तो मारुति की आप सेल्स को देखें जिसमें सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी है वो 4% से उछलकर सीधी 15% पे पहुंचती हुई नजर आई। इसी तरह से जब आंकड़ों को अगर और आप देखेंगे तो हर 6 मारुति की कारें जो बिकती थी उसमें एक जो कार थी वो सरकारी कर्मचारी के पास गई। इसी तरह से अगर आप HDFC के या होम लोन्स की बात करें कि आखिर लोगों ने अपने घर का सपना कैसे पूरा किया, तो HDFC के जो होम लोन का अगर आप देखेंगे तो वो जो 2007-8 से FY11-12 में ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो लोन बुक है ये दोगुनी होती हुई नजर आई और इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग 20% सालाना की ग्रोथ से HDFC बैंक की जो होम लोन की बुक है वो बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दी। तो 5वें और 6वें वेतन आयोग में किस तरह से इकोनॉमी और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव किए गए बदलाव हुए वो यहाँ पे नजर आता है सिमरनजीत। ठीक है सर, इस बार कहा यह भी जा रहा है कि जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं ये ग्रोथ ड्राइवर बनते हुए नजर आएंगे जब ये 8th पे कमीशन का पैसा रिलीज़ किया जाएगा सरकार की तरफ से, जो एरियर है और जो सैलरी हाइक होगा उसके बाद। नहीं बिल्कुल, और देखिए इसी रिपोर्ट में फिर 7th पे कमीशन को लेके भी बात कही गई है। 7th पे कमीशन जो कि 2016 में लागू हुआ, इसको लेके कहा गया है कि साहब जब अप्रैल 2016 में देश में हर महीने अगर आप SIP का नंबर देखेंगे तो वो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए होता था। 3122 करोड़ रुपए थे अप्रैल 2016 में मंथली SIP का नंबर। और अभी जब आप जनवरी 2026 में देखेंगे तो ये 31,002 करोड़ रुपए पर SIP का नंबर पहुंच गया। तो सिर्फ 10 साल में SIPs का नंबर 10 गुना बढ़ा है। और बाकी के अगर आप फिर चाहे कार सेल्स के आंकड़े देख लीजिए, चाहे बाइक सेल्स के आंकड़े देख लीजिए या GST के नंबर देख लीजिए जो ओवरऑल कंजम्पशन की एक तस्वीर पेश करते हैं, उन सब में बड़ा इजाफा यहाँ से दिखाई दिया। अब जो आपने बात कही कि 8th पे कमीशन से क्या होगा, 8th पे कमीशन से दरअसल एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन का मौका एक आम परिवार को, खास तौर पर मिडिल और अपर मिडिल क्लास के जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उससे पैदा होगा। अगले 10 साल लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन, कंजम्पशन इसका मौका होगा इकोनॉमी के लिए अगले 10 साल के लिए कम से कम, क्योंकि उसके अगले 10 साल बाद 9th पे कमीशन सपोज कीजिए कि आएगा, तो तब तक के 10 साल इस 8th पे कमीशन के पैसे से इकोनॉमी को रफ्तार मिलना एक पक्की बात यहाँ पे दिखाई देती है। और इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें 3 तरह की चीज़ें इसमें कही गई हैं। एक तो पहली बात ये कि साहब एक ह्यूज वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा जिसमें सिप से लेके स्टॉक मार्केट से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पे उनमें तेज इजाफा होगा। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि राज्यों में भी इसी तरह की गतिविधि दिखाई देगी। अभी अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तादाद तकरीबन 50 लाख है, पेंशनर 70 लाख है, और राज्यों के जो है कर्मचारियों की तादाद अगर आप देखेंगे तो 80 लाख राज्यों के कर्मचारी हैं। और कम से कम 80 लाख से ऊपर ही, बल्कि 1 करोड़ या उसके ऊपर होंगे राज्य सरकार के कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं उनकी तादाद। तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही केंद्र सरकार 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू करेगी उसके कुछ वक्त बाद ही राज्यों को अपने आप ही वेतन आयोग बनाने होंगे और उसकी सिफारिशों को एज इट इज तकरीबन राज्य मंजूर कर लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर आप इस दोनों केंद्र और राज्य दोनों को अगर आप शामिल कर लेंगे तो तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को यहाँ पे या कंजम्पशन बूस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो बात सिर्फ 4 लाख करोड़ की नहीं है जो केंद्र सरकार की है, अगर आप मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो ये सीधा पैसा 8 लाख करोड़ रुपए बैठता है। तीसरी बात इसमें जो कही गई है
कि जो इसके असर ह्यूज इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे होंगे, उसमें बात आई है फिर लेबर कोड्स की। सरकार ने पिछले साल नवंबर में नए लेबर कोड लेकर आई, उनको पास किया और 1 अप्रैल से इसी नए लेबर कोड लागू हो गए। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। एक बदलाव है कि साहब राज्यों को अपने मिनिमम वेजेस जो है तय करने होंगे, बढ़ाने होंगे। अब अभी आप हाल में देखें, गुड़गांव मानेसर बेल्ट में अनरेस्ट हुआ, नोएडा में अनरेस्ट हुआ और फिर सरकारों ने वहाँ पे इन इलाकों में वेजेस को बढ़ाया। गुड़गांव मानेसर तरफ 19,000 रुपये मिनिमम वेज किए गए। तो जब ये नए लेबर कोड के आने से वेजेस बढ़ेंगे, इसका असर सीधा सीधा कर्मचारियों के पैसों पर, यानी एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। एक और जो नए लेबर कोड का फ़ायदा मिलने वाला है वो ये है कि जो सरकार ने लेबर कोड के जरिए जो सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया है सिमरनजीत, उसका असर ये होगा कि कंपनियों को या एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा पे आउट करना होगा। तो तकरीबन 5-6% का एक्स्ट्रा पे आउट कंपनियों को इन एम्प्लॉयज़ को करना होगा। और ये सीधा सीधा जो साइलेंट, जिसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साइलेंट एक बेनिफिट है, साइलेंट कैश फ्लो है, वो यहाँ पर इन कर्मचारियों के जरिए दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 8th पे कमीशन से लेकर लेबर कोड्स तक और राज्य सरकारों को जोड़ लीजिए, तो एक बड़ा थ्रस्ट जो है वो इकोनॉमी को मिलने वाला है, कंजम्पशन को मिलने वाला है और ऐसे वक्त पर मिलने वाला है जबकि पूरी दुनिया में एक अनसर्टेन माहौल चल रहा है। सर, फिटमेंट फैक्टर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि 8th पे कमीशन की बात हो रही है और आप जानते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग डिमांड रख रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर सर क्या कुछ इसमें जिक्र किया गया है, कितना हो सकता है और उसके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ सकती है सर? नहीं, देखिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर चूंकि हम बार बार डिस्कस करते हैं, अलग अलग डिमांड, अलग अलग संगठनों की डिमांड है। मिनिमम आप ये मानकर चलिए कि 2.57, तो ये मानकर चला जा रहा है कि चूंकि 7th पे कमीशन में भी 2.57 था तो सरकार उससे कम क्या देगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, तमाम खर्चे बढ़े हैं और अधिकतम इसमें 4 का अब तक फिटमेंट फैक्टर हमने देखा, यानी 18,000 की जो अभी न्यूनतम सैलरी है वो सीधे उछलकर 72,000 रुपये हो जाएगी। और मोटे तौर पर अगर हम इसको एवरेज तौर पर देखें तो 30 से 50% तक की सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बढ़ना यहाँ पे तय माना जा रहा है। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश ये करेगी कि जो सरकार के पास खजाने की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो अधिकतम या बेहतरीन जो दिया जा सकता है सरकार वो यहाँ से देगी और उसका ये असर फिर सीधा इकोनॉमी पर ये दिखाई देगा। तो पूरा दारोमदार दरअसल सिमरनजीत इसी बात पे है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है। बिल्कुल सर, हम 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, जो पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा सर? क्या आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को कुछ फ़ायदा इससे होता हुआ नज़र आएगा? प्राइवेट सेक्टर पे देखिए फ़ायदा किस तरह से होगा। जिस तरह से हमने 5th, 6th और 7th पे कमीशन में हमने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कंपनियों का बेनिफिट हुआ और पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी का, अगर मान लीजिए लोग कार खरीदते हैं तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनियां हैं, उन सबको फ़ायदा होगा, कर्मचारियों को। इसी तरह से जो तमाम दूसरे सेक्टर हैं, क्योंकि पैसा पूरा का पूरा सिस्टम में आएगा, सिस्टम में खपेगा, तो जो तमाम सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टरों को यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। तो अप्रत्यक्ष तौर पर सही, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर्स, कंपनियां, दोनों को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। ओके। और सर इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ सकती है क्योंकि इतना बड़ा पैसा अगर सिस्टम में आएगा तो इन्फ्लेशन का बढ़ने का आप समझिए कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आप जो घरों की कीमतें हैं वहाँ पे भी इजाफा हो सकता है। ये जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे हम कीमतों को बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं। तो फिर इससे फ़ायदा कम नहीं हो जाएगा सर? अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है लेकिन साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई तो जाहिर तौर पे बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को सरकार ने मैंडेट दिया है कि साहब आप इसको कंट्रोल करने के लिए उपाय करें, लेकिन इकोनॉमी का चलना भी जरूरी है। अगर महंगाई साथ में आती है ये बात जायज़ है, लेकिन कैश फ्लो का आना, लोगों का जीवन स्तर का सुधरना, वो करोड़ों लोगों के लिए वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल।
चलिए सर, तो अब इंतज़ार रहेगा, खासकर जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको हमसे भी ज़्यादा इंतज़ार है कि कब ये 8 पे कमीशन लागू होगा, जो डिमांड्स रखी जा रही हैं उनको कौन सी डिमांड्स मांगनी जाएंगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कितनी सैलरी हाइक होगी और उसके बाद कितना पैसा बाज़ार में आएगा। ये जेपी मॉर्गन का एक अनुमान है कि 4 लाख करोड़ के आसपास की रकम बाज़ार में लोगों की जेब में आती हुई नजर आएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।